बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। बारिश हो रही है, मौसम की तरफ भी हम चलेंगे। इस टाइम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज के शो में हमने दीगर चीज़ें भी शामिल करने, लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, देखना रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना, हराम से बचते रहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के करीब लोग आएंगे बैतुल्लाह का सफ़र करने के लिए। परागंदा उनके बाल होंगे, मुल्तज़म पे खड़े होकर ये कहेंगे, या रब या रब या रब, ए अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फ़रमा दे, ए अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल फ़रमा ले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उनमें से किसी की दुआ को भी कबूल नहीं फ़रमाऊँगा, क्योंकि व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। उनका खाना पीना लिबास उनका हराम का होगा। मैं ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं करता। अगर चाहते हो इबादत में मज़ा आए तो रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हो रही है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा है। तो आज का मौसम जानते हैं टुडेज़ वेदर में। कोमल की तरफ चलेंगे। कोमल, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है, किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और क्या सारा दिन बारिश की पेशगोई की गई है? बिल्कुल अन्ना, आज लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला अभी शहर लाहौर में दाखिल हो रहा है। मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। और बारिशों के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है माल रोड, जेल रोड, कोट लखपत, तकरीबन शहर लाहौर के तमाम इलाकों में जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इस बारिश ने इंसानी चेहरों को खिलखिला दिया है, तो दूसरी जानिब इन रंग बिरंगे फूलों को भी निखार दिया है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूं कि बाहर का दर्जा हरारत इस वक्त जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 12 डिग्री है, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और हवा की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। यूं ही जो है वो बारिश के कतरे फूलों पर पड़ते हैं तो यूं महसूस होता है कि शबनम के कतरे जो है वो गिर रहे हैं। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त सर फहरिस्त रह रहा था, लेकिन जो ही शहर लाहौर में बारिश ने रुख किया है तो रंग बिरंगे फूलों की महकती खुशबू ने। अच्छा कोमल, ये बताइएगा बारिश की पेशगोई की जा रही है, कब तक बारिश का सिलसिला ये जारी रहेगा? दिन भर क्या वक्फे वक्फे से आज सारा दिन बारिश होने वाली है? जी बिल्कुल, दिन भर के हवाले से तो यही बताया जा रहा है कि वक्फे वक्फे से शहर लाहौर में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लेकिन हाँ, जुम्मे के रोज़ को तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और ये बारिशों का सिलसिला जो है वो 9 जनवरी तक जारी रहेगा। शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहर लाहौर में मजीद सर्दी बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है जी, जुम्मे के रोज़ तेज़ बारिश का, और कल के हवाले से भी क्या कोई प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल, कल के हवाले से भी यही है कि हल्की हल्की बारिश होगी, तेज नहीं होगी, दरमियानी बारिश होगी। कुछ इलाकों में दरमियानी बारिश भी देखी जाएगी, लेकिन तेज बारिश जो है वो जुम्मे को देखी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी। वैसे तो मंडे प्रेडिक्शन की जा रही थी कि पूरा हफ्ता बारिश होने वाली है, लेकिन जैसे कोमल बता रही हैं जुम्मे को शहर में तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सो अब हम कुछ बात कर लेते हैं, हमारी टॉप स्टोरीज आज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी खबरें हमने डिस्कस करनी है। सर्दी बढ़ते ही चूल्हे ठंडे पड़ गए, बारिश के बायस बिजली का निज़ाम मुतासर। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। वज़ीर सेहत की अलामात के बावजूद बगैर मास्क इजलास में शिरकत। शहर में कोरोना के खतरात बढ़ने लगे, तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते बंद रखने पर गौर।
और एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबा केनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर इंटरचेंज बनेंगे। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ तो आना है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी, शहर में बारिश हो रही है, तो ये वाली बारिश एंजॉय करते हैं या सर्दी ज़्यादा महसूस? नहीं, ये बारिश बहुत अच्छी बारिश है और ये कंटिन्यूसली अगर कुछ दिन थोड़ी मज़ीद बेहतर और शिद्दत के साथ अगर हो जाए एक दफ़ा, तो ये जितना गर्दो गुबार है, स्मोक है, ये बिल्कुल छट जाएगी और आपका आसमान और आपका माहौल बहुत तेज़ी के साथ साफ हो जाएगा, जिसका हम 2-3 महीनों से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट इंतजार कर रही है। और सरकार के पास एक ही, हम तो पहले कह रहे थे अल्लाह ताला की करम-नवाज़ी होगी तो अदरवाइज नहीं, और सरकार भी इस चीज़ पे आ गई थी कि अब अल्लाह याला बारिश हो जाए ताकि ये तमाम जो स्मोक के इशूज़ हैं और जितना ज़्यादा हुकूमत पे बर्डन पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो अब उम्मीद है कि ये 2-4 दिन सिलसिला जारी रहा तो लाहौर का एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है ना बहुत बेहतर हो जाएगा। कभी ये मिस किया है कि मौसम अच्छा है तो फैमिली के साथ बाहर जाके कोई नाश्ता वगैरह ही बस हम कोशिश करते हैं कि इतवार को अगर बारिश हो जाए ना तो ज़रा आसानी होती है, वरना तो सारा दिन ड्यूटीज़ पे होता है। और हमारी चूँकि बीट भी ऐसी है, ये खैर बारिश ऐसी नहीं है कि मुझे रिपोर्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा पानी की तलाश करना पड़े। ये तो खैर बहुत अच्छी बारिश है और इंजॉय करने वाली बारिश है, लेकिन मजबूरी है। इंजॉय करने के लिए निकले हम मायदा की तरफ चलते हैं, लेकिन एहतियात करें उन्हें का जी, एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौसम तब्दील हो, सर्दी लग जाती है जी। हम स्टूडियो में बैठ के चाय पी सकते हैं, लेकिन जो लाहौर के बाहर निकले हैं और नाश्ता पॉइंट्स पर हैं, मायदा की तरफ चलते हैं। जी मायदा, बताइए किस तरह से लाहौर ये जो है वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं? वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूल की आजकल, तो बताइएगा क्या कहना है जो लोग बाहर नाश्ता पॉइंट्स पर आए हैं उनका। इस टाइम मैं चाचा चीके की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ बहुत बड़ी तादाद जो है शहरियों की मौसम खूबसूरत होने की वजह से जो है यहाँ पर नाश्ता करने के लिए लोग आए हुए हैं। मैं मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा मौसम बहुत खूबसूरत है, कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं आप? जी मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। मौसम बड़ा प्यारा था, तो ये मेरा साथ ही स्कूल है, इधर पढ़ते हुए ये हमारी पुरानी यादें, इधर से चीका जी से नाश्ता करना, फिर स्कूल जाना, और आज वही यादें दोबारा ताज़ा करने के लिए आज मौसम इतना अच्छा था तो बोला कि आज बाहर से नाश्ता करेंगे सिर्फ चीका साहब से। जी बिल्कुल, मौसम खूबसूरत है और शहरी जो है ये हो नहीं सकता मौसम को एंजॉय ना करें। यहाँ पर और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप बताइएगा मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? ज़बरदस्त। यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं, मौसम भी बहुत खूबसूरत है, क्या कहना है आपका इस हवाले में? हम तो हर तरह जैसा भी मौसम हो, चाहे नाश्ते का मज़ा इधर ही आता है। जी बिल्कुल, जैसा मर्जी मौसम हो, इनका कहना है कि नाश्ते का मज़ा यहाँ से आता है। आप मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा है मौसम, बहुत प्यारा है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, घूमने फिरने के लिए मौसम बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ हमारी यहाँ पे दुकान जो यहाँ पर वो भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं वो इस मौसम को जो है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, आपका इस हवाले से क्या कहना है? मौसम बहुत अच्छा है, जब मौसम अच्छा होता है वैसे ही लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं फिर नाश्ता तो आपको पता लाजमी, और लाहौरी तो नाश्ता करने में माहिर है, इधर मशहूर भी है माशाल्लाह। और इधर चाचा चीके पे तो नाश्ता माशाल्लाह बेहतरीन, और लोग बहुत एंजॉय करने के लिए इधर आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इधर सिर्फ इनका ही नाश्ता करने के लिए। इनके चनों में खासियत ही ऐसी, देसी मुर्ग चने इनके माशाल्लाह पाए हैं, छोटे बकरे के जो इधर एरिए में कम ही मिलते हैं, और लोग इन चीज़ों को तो बहुत लाइक करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर दुकान जो है यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौसम को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि लाहौर ये मौसम खूबसूरत हो और उसको एंजॉय ना करें। तो जैसे ही आज मौसम खूबसूरत हुआ है, शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर नाश्ता करने के लिए पहुँच गई और मौसम को बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मायदा, थैंक यू सो मच। लाहौर ये मौसम एंजॉय करें, हम स्टूडियो में चाय एंजॉय करेंगे, साथ साथ शो का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमने अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस गायब हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। सेकेंडली, अब जो मुसलसल बारिश हो रही है उस पर मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स भी ट्रिप है, इस पर आपको अपडेट करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जहां पर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि अच्छे मौसम को लोग एंजॉय कर रहे हैं, नाश्ता पॉइंट पर रश है, वहीं वो लोग जो लोग घर में नाश्ता बनाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में गैस की शदीद किल्लत है और लोग शदीद परेशान हैं। जी दुरे नायाब। अच्छा, कुछ लोग ना
नाश्ते बाहर जो करते हैं ना वो ये परेशानी भी मिटाने के लिए आते हैं, क्योंकि घर में गैस आ नहीं होती, बिल्कुल सही, बिजली भी नहीं आ रही होती, उसके अलावा घर में कोई अच्छा माहौल भी इस दौरान नहीं होता, घरेलू माहौल भी ख़राब हुआ होता है। तो इसको थोड़ा सा वो कवर करने के लिए खुद भी नाश्ता करते हैं और घर वालों के लिए भी नाश्ता लेके जाते हैं पैक करवाने के लिए। एक तो ये भी हमारे बहुत सारे लाहौरी ऐसे होंगे, कुछ वैसे ही मनचले होते हैं, वो आ जाते हैं बाहर नाश्ता करते हैं। अब अगर बात की जाए घर के अंदर, तो मैं तो गर्मियों से ये आपके प्रोग्राम में बारहा कहा कि इस सर्दियों में ना हमारे पास गैस होगी, बिजली की भी शॉर्टेज होगी, और एलपीजी जो है ना वो 120-30 से जो उस वक्त चल रही थी गर्मियों में वो 200 को क्रॉस करेगी, और इस टाइम यही हालत हो गई है कि एलपीजी 240, 230, 250 जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो वहाँ बेच रहा है। और हमारी हालत ये है कि हम पहले तो गैर कानूनी जो गैस की रिफिलिंग है, डिकेटरिंग, उसको ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हमने गैस के जो बढ़े हुए रेट्स हैं एलपीजी के, वो कहाँ से काबू में लाने हैं। हमारे पास तो इतनी मैन पावर और फोर्स ही नहीं है, और अगर फोर्स है तो उसकी विल नहीं है। तो ये हालात जो है इस वक्त संगीनी की तरफ लेके जा रहे हैं। लाहौर ये अब घर बैठ के इतने अच्छे मौसम में अगर सर्दी बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो क्या करें बेचारे, अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, टेंशन उनको होगी, डिप्रेशन उनको हो जाएगी, ना गैस है ना बिजली है, पानी भी बाज़-औक़ात नहीं होता। तो ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमने जो तरक्की का सफ़र है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बैक पे करना शुरू कर दिया। और इस तरह के मौसम में वो इलाके जहाँ पर गैस की किल्लत नॉर्मली नहीं होती, वहाँ पर भी गैस प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है, वो भी लोग परेशान हैं। खैर ये तो हालात बदलने वाले नहीं हैं। और ये महरूमियाँ जो है ना, ये महरूमियाँ फिर आपके अच्छे मौसम पे जो है ना वो उसका उल्टा इफ़ेक्ट होता है आपकी सेहत पे, आपकी दिमागी सेहत पे, आपके मूड पे, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सारे, कि आपके पास जब ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, परेशानियाँ होती हैं, रोज़गार है नहीं, जेबों में खर्च आपके पास है नहीं, पैसे जो है वो महदूद लोगों की आमदन रह गई है, तो इस दौरान ये तमाम तर चीज़ें मिल के आपको मज़ीद मायूसी, डिप्रेशन और नाउमीदी की तरफ धकेलती है। लेकिन शुक्र है कि थोड़ा बहुत अच्छा मौसम हो गया तो लोगों ने इसको अब्जॉर्व कर लिया, कोई बाहर निकल गया, कोई पार्कों में चला गया, कोई हल्का फुल्का कुछ खाने पीने निकल गया, किसी ने अपनी जेब की इस्तात के मुताबिक जो है वो नाश्ता कर लिया, ये तो बात ठीक है। लेकिन ये अगर 2-4 दिन इसी तरह सूरत हाल रही और गैस की जो शॉर्टेज है वो इसी तरह बरकरार रही, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि मज़ीद दुआएं जो हैं वो हमारी मैनेजमेंट को, हमारी हुकूमत को मज़ीद मिलेंगी। तो इससे बचना चाहिए, कुछ थोड़ा अल्लाह वास्ते भी तो काम करना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हमने जहाँ पे मौसम की बात की कि सर्दी बढ़ते ही घरों में लोगों के ये हालात हैं कि जी गैस नहीं आ रही, और फिर बहुत सारे इलाकों में फीडर्स भी ट्रिप है। अभी से कुछ देर पहले हमने अपडेट भी किया कौन कौन से इलाकों में बिजली नहीं है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही एक और खतरा जो कि सर पे मंडलाने लगा है, वो क्या है जी, कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग मौसम में तब्दीली की वजह से, की शिद्दत की वजह से नज़ला जुकाम बुखार का शिकार हो रहे हैं। हम इग्नोर कर देते हैं कि जी ये मौसम की तब्दीली है। दुरे नायाब ऐसे करना चाहिए कि मौसम हम भी क्या सब इग्नोर करते हैं। आप फुटेज, मैं तो कहता हूँ चलाएं फुटेज, ये चीफ सेक्रेटरी साहब देख लें, आप वज़ीर सेहत देख लें, ये फुटेज ऑन एयर करें ना साथ के, ये लोग क्या बैठ के टीवी पे क्या लोगों को ये तरवीज देते हैं, लोग क्या लोगों को तलकीन करते हैं, जब ये खुद मास्क पहनते नहीं है। और किसी भी अफसर ये जब देखता है कि हमारे जो ज़ेर सदारत जिन अफसरान के मीटिंग चल रही होती है, जब वो मास्क उतार देते तो वो भी मास्क नहीं पहनते। और एक बंद कमरे में अगर एक बंदा भी इफेक्टिव है तो ये जो 5वीं लहर डॉक्टर जो माहिरीन बार बार कह रहे हैं कि इसमें तो 50 से 80% तक ज़्यादा इस्तेदाद है दूसरों को इफेक्ट करने की, तो क्या आप समझते हैं कि आप बचेंगे? और उसके बाद इस चीज़ का लिहाज भी नहीं करते कि हमें बंद कमरों के इजलास में, मीटिंग्स के अंदर, अगर हम मीडिया को जारी करने के लिए अपनी फुटेज बना रहे हैं, कम से कम उसी में मास्क पहन लें। और कम से कम लोगों को ये मैसेज तो जाएगा ना कि सरकार इसको सीरियस ले रही है। अब अगर सरकार सीरियस नहीं ले रही, अगर आपके सूबे का सूबाई वजीर जो हमारी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा है, वो अगर सीरियस नहीं ले रही और उनको कोरोना हो गया, तो आप बाकी लोगों का हाल देखें क्या होगा, बाकी लोगों की सेहत किस तरह रिस्क पे है। अच्छा जी, हम बता दें बारहा नसीहत की जाती है हमारे इन हुक्मरानों की जानिब से। वजीर सेहत को अलामात भी थी, बावजूद इसके वो जिस मीटिंग में भी शिरकत करती रही मास्क नहीं उन्होंने पहना था जी। और चीफ सेक्रेटरी साहब इतने जिम्मेदार शख्स हैं और सूबे के बहुत ज्यादा बड़े सबसे मेरे ख्याल इंतजामी अफसर तो यही है, और अगर ये मास्क पहन के लोगों को नहीं ये एक मैसेज देंगे, मास्क नहीं पहना हुआ, एक मैसेज देंगे, तो मुझे बताएं कौन सा कमिश्नर, कौन सा डिप्टी कमिश्नर, कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्रेटरीज जो एक लातादाद सेक्रेटरीट में मौजूद है, कौन इसको फॉलो करेगा? आप देखें, अगर
किसी भी इदारे के या किसी भी घर के सरबराह जो रूल्स फॉलो करते हैं बाकी सारे नीचे वो फॉलो करते ऐसे ही हैं, है। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। और आप इनके इजलासों में हालत देख लें तो ये तो सिर्फ मीडिया को दिखाने या लोगों को दिखाने के लिए भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। खुद डॉक्टर हैं, उनको तो ये लापरवाही करनी मेरा ख्याल है कि ये चाहिए। 5वीं स्टेज, अब तो हम इस चीज़ को बोलते बोलते थकने को आ गए हैं कि खुदारा एहतियात करें, कारोबार करें, बाहर जाएं, फिरें, घूमें फिरें, आप इंजॉय करें, लेकिन एक सिर्फ मास्क है ना, एक मास्क का एहतियात करना है। और अब तो लाहौर में बहुत हद तक डोर स्टेप पे भी मास्क फराम किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने लेदर कैंपेन स्टार्ट की हुई है, आपको डोर टू डोर मास्क की फरामी भी हो रही है। और अब ये वाला इशू भी नहीं है, अब तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मास्क अवेलेबल है। बिल्कुल, जिस अच्छे स्टोर में चले जाएं, जिस अच्छी दुकान में चले जाएं, जिस रूल फॉलो करने वाली बेशक कम दर्जे की दुकान में भी चले जाएं, वहाँ पे भी मास्क पड़े होते हैं और आपको अब बहुत ही मुनासिब कीमत पे मास्क मिल जाते हैं। तो अब किस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए? खैर, ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, आगे चल के हमें डॉक्टर जावेद अकरम ज्वाइन करेंगे तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है वो आपकी सेहत को जो है उसका ख्याल रखना है, आपको बताना है कि आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना है। फिलहाल तालीमी इदारों में जो 1 हफ्ता मजीद छुट्टियों पर गौर किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा अना, हमें खौफ और एहतियात में फ़र्क रखना है। हमें खौफ थोड़ा इस हद तक जरूर खाना है कि जान है तो जहान है जी, लेकिन हमें इसमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। थोड़े से एहतियात से हम बहुत कुछ चीज़ों से बच सकते हैं और ये एहतियात ही है जो हमें कोरोना से इंशाल्लाह निकाल सकता है। हमने पहले भी 4 लहरें को फेस किया, 5वीं लहर जो सर पे खड़ी है और अगले 1-2 माह क्रिटिकल है, तो मुनासिब है मौसम की भी तब्दीली देखें और स्कूलों के हालात भी देखें। अगर इस पर तोसी हो जाए तो गैर मुनासिब बात नहीं है। ये वो स्टेज है जिस पर डिसीजन लेना चाहिए। आप इस स्टेज पे कम से कम डिसीजन लें और 1 हफ्ते को मज़ीद इसको थोड़ा सा अगर प्रोलॉन्ग कर लें तो हो सकता है कि जो इस वक्त ये ओमिक्रॉन अपना सर उठा रहा है और इसकी 5वीं लहर जो है वो तेज़ जो पीक पकड़ रही है उसका थोड़ा सा दम टूटे, थोड़ा जोर टूटे, तो वो बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे ये फैसला करना। एटलीस्ट ये आज फैसला कर लें। कल से बच्चों के प्रॉपर स्कूल खुल रहे हैं, परसों से जुमे को मेरा ख्याल गालबन खुल रहे हैं, तो इसको प्रॉपर ये फैसला कर लें कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। आया कि हमने इसमें 2-4 रोज़ की तोसी करनी है, नहीं करनी, ताकि लोग क्लियर हो जाए। और अभी हमसे हमारे पेज पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न है। सवाल ये होता है, हमसे ज़ाती तौर पर भी ये सवाल पूछा जाता है, फैमिलीज में पूछा जाता है, दोस्तों से पूछा जाता है कि जी स्कूलों का क्या बन रहा है। तो आज ये फैसला ले लें। अगर आप समझते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं और हम भी ये समझते हैं कि लाहौर शहर में कोरोना की बहुत ज़्यादा 5वीं वेव जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको इस समझने के, समझदारी की हद तक तो आपको छुट्टियों को एक्सटेंड करना और अब कर भी लेना चाहिए, यही टाइम है। अच्छा जी, की एक मिसाल दुर्रे नायाब हमारे सामने है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने वैक्सीनेशन तो कराई होगी, बावजूद इसके उन्हें कोविड हो गया, तो क्या बूस्टर हमें इससे महदूद कर देगी? चांसेस कम हो जाएंगे? देखिए, चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। अब ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस स्टेज पे इसकी बूस्टर डोज ली थी और या अभी उनके वो जो सेकंड फेज था बूस्टर की सेकंड डोज का टाइम पूरा हो चुका था और क्या उनकी इम्यूनिटी, चूंकि वो खुद एक पेशेंट है, देखिए हमें ये मानना पड़ेगा, और उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। चूंकि जिस बीमारी से वो गुजरी हैं उसमें ऑलरेडी जो मरीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी तो आम बंदे क्या कमज़ोर और लागर बंदे से भी कहीं कम होती है। तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि एहतियात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर एक आम बंदे को बूस्टर डोज 100% फ़ायदा दे रही है तो उनकी इम्यूनिटी लेवल के हिसाब से जो मेरी समझ है वो उनको 50% फ़ायदा होगा और उनके लिए एहतियात आम बंदे से ज़्यादा लाजिम होगा। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट है और हमें इस चीज़ को खातिर में लाना चाहिए, हमें रखना चाहिए इस चीज़ को कि बूस्टर आपको बहुत हद तक बीमारी से बचाती है, लेकिन उन मरीजों को जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है उनको बहुत एहतियात बरतनी है, जिनको कैंसर है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको आपके जिगर की कोई बीमारी है, दिल की बीमारी है, आपको उन बीमारियों से बचने, जो पेशेंट्स हैं उनको खास तौर पे बूस्टर डोज के बाद भी बहुत एहतियात जरूरी है। हमें डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे। ये सब सवाल हैं जो कि हम उनसे पूछेंगे कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन की दोनों डोज मुकम्मल हो चुकी है, बूस्टर का क्या रोल होगा, किस तरह से आपने एहतियात बरतनी है। आगे जाके हमने 11 बजे ये डिस्कस करना है, आपने हमारे साथ ही रहना है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा, कैनाल, बैंक रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और बंद रोड पर इंटरचेंज बनेंगे। कैसा है ये मंसूबा दुरेनाया? देखिए, मंसूबा बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर दिन रात काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे याद है कि ये पिछली गवर्नमेंट ने इस पर आगाज़ किया था और पैसे भी अच्छे खासे चाहिए, पैसे भी अच्छे खासे दिए थे। 5 अरब रुपए तो पिछली गवर्नमेंट पे 2015 के एरा में जारी हो गए थे और उस वक्त 5 अरब से
816 कनाल से ज़ायद इन्होंने लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दी थी। और आपको याद होगा कि गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड पर जहाँ पर होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है उसके अपोजिट वहाँ से इन्होंने बिल्डिंग्स गिराना शुरू की थी और नाले के साथ साथ इन्होंने काफ़ी गिरा दी थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अच्छा है। इसमें आपकी जो नाले हैं ख़ास तौर पे एक तो वो यूटिलाइज होंगे, उसके ऊपर ये ट्रैक बनेगा और एलिवेटेड ट्रैक होगा। आप देखें गुलबर्ग से चलेंगे, गुलबर्ग से जाने के साथ साथ आप फिर जाएंगे सर्विसेज हॉस्पिटल की बैक साइड से नाले को ट्रैक करते जाए। अच्छा। वो गुजरेगा आपका मुल्तान रोड, पहले आपका फिरोजपुर रोड क्रॉस करेगा, फिर LOS को क्रॉस करते करते मुल्तान रोड को क्रॉस करके गुलशन रावी में एंटर हो जाएगा और गुलशन रावी को आप नाले के साथ ट्रैक करेंगे सीधा आपको बाबू साबू और फिर मोटरवे से मिला देगा। ये 10.6 किलोमीटर का ट्रैक है और ये इतना अच्छा ट्रैक है कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है और 1 साल का टाइम इसमें रखा है, लेकिन इसमें ना कबाहतें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें फ़ंड बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जितना पंजाब हुकूमत को इससे बूस्ट मिलेगा, बुज़दार साहब की सरकार को जितना इससे ज़्यादा बूस्ट मिलेगा किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। और इस एक्साइटमेंट का इजहार आपको याद होगा खुद भी किया था। अच्छा खासा। उन्होंने जब गुलाब देवी जो कि अब्दुस्ता रीति अंडरपास है उन्होंने खुद अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि अब लाहौर के अंदर जो एक ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है ना वो एलिवेटेड है, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना अच्छा डिज़ाइन प्रोजेक्ट है। इस चीज़ को छोड़ दें कि वो किस सियासी जमात ने डिज़ाइन किया। इनकी खूबी ये है, इसका क्रेडिट इस हुकूमत को जाना चाहिए कि इन्होंने वो तमाम नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स और तमाम वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लटके हुए थे या जो पहले ये समझते थे कि ये तो पता नहीं माजी में हुकूमतों ने क्या किया, इन्होंने उनको अंडरस्टैंड करके एटलीस्ट ट्रैक पे चढ़ा दिया। आप देखें ये सारे प्रोजेक्ट, गुलाब देवी अंडरपास ये 2015 में मेट्रो बस के मास्टर प्लान का हिस्सा था जो नहीं बन सका, इन्होंने बना दिया। उसके बाद मेट्रो बस को एटलीस्ट चला दिया, उसके आगे जितना अभी मसाइल है वो बात की बात है। फिर आपके शाकाम का एक बड़ा पुराना 2010-12 से लटका हुआ मंसूबा था, वो इन्होंने चढ़ा के आगे चला दिया। शेरावाला के लिए इन्होंने कुछ किया। उसके बाद आपके शादरा पे दिलचस्पी ले रहे हैं। फिर फिरदौस मार्केट वाले एक रूट की बहुत बड़ी परेशानी थी वो की। फिर उसके आगे जो बॉटलनेक्स बनती हैं कैंट की, डिफेंस की, वो भी क्लियर करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एलिवेटेड को उठाना, और अब परसों एक वज़ीर आला साहब ने और बड़ी दिलचस्पी का इज़हार किया है लाहौर केनाल पे ट्राम का। मैं यही पूछने वाली थी कि ये क्या इलेक्ट्रिक ट्राम वे प्रोजेक्ट का जायजा? जी, ट्राम पे LDA ने प्रेजेंटेशन दी है। अच्छा। और LDA ने कहा है जी कि ये काबिल अमल प्रोजेक्ट है, जिसमें वज़ीर आला ने अंडरस्टैंड करते हुए उनको गो हेड दिया है कि आप ट्राम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करें, मुझे बताएं क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, रफ्तार क्या होगी, फ्यूल पे जाना है, इलेक्ट्रिक पे जाना है, कितने स्टेशन होंगे। तो जो इब्तदाई प्रेजेंटेशन दी गई है उसमें जल्लो से ठोकर तक तकरीबन 21 स्टेशन होंगे, हर 1 किलोमीटर बाद एक स्टेशन होगा और इसकी लागत फी स्टेशन पे जो 1 किलोमीटर पे आ रही है वो 1 अरब रुपया, यानी कि 21-22 अरब से ही हो जाएगा। लाहौर केनाल पे दोनों तरफ 8-8 फुट की सिर्फ जस्ट 8-8 फुट का ट्रैक लिया जाएगा और उस पर यह ट्राम चलेगी। इसकी रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर के दरमियान रखी जाएगी। ठीक है। और स्लो मूविंग होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो मुसाफिर कैटर करेगी। और आप देखें ना जल्लो से लेकर ठोकर तक कितनी आबादी है और कितने फीडर रूट्स हैं, कितनी ज़्यादा आबादियों को ये कैटर करते हुए ले जाएगी। और आपकी सबसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लाहौर केनाल पे, पूरे शहर पे जो गाड़ियों का, जो बसों का, जो रिक्शों का, मोटरसाइकिलों का जो इज़्दिहाम है वो कम, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंसान समझे तो वो कम हो सकता है। और एक खूबसूरत मंजर भी वैसे ही अच्छा देखने में लगेगा। अच्छी चीज़ आप देखें जी, इस पर अमल कब होता है। खैर अब आजे जी, शाकाम शेरावाला फ्लाईओवर, बाबू साबू इंटरचेंज समेत 5 मनसूबों के लिए 60 अरब रुपए जारी इनफ हैं, इसमें ये मुकम्मल हो जाएंगे। जी, ये कंप्लीट फंडिंग है और ये प्रोजेक्ट के लिए जितनी डिमांड थी अब वो कंप्लीट कर दी गई है। और आज जिस तरह कैसर खोकर साहब ने ये खबर दी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि 2015 से नामुकम्मल है और 50, 60, 70% बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काम हो चुका है, उनको इस टाइम सिर्फ 1 अरब कोई 70 करोड़ के करीब फंड चाहिए था, वो भी जारी हो गए हैं। अच्छा। तो जिस तरह ये 100% फंडिंग करते जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद LDA या किसी भी सरकारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के पास ये जवाब नहीं है कि हम इसको बना नहीं सकते। अब तो महीनों की बात है, 2 से 4 महीने अगर इस फंड्स को ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करके कंप्लीशन की तरफ ले जाएं तो अगले साल जो अब आ चुका है 2022, जिसको मैं पिछले साल से कंसीडर कर रहा था, 2022 में हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद, हर महीने
एक ना एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद वज़ीर आला रख सकेंगे, उनके पास तो वक्त ही नहीं होगा। 7 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रेडी खड़े होंगे, उसके बाद संग बुनियाद ये सगियाँ मनसूबे का रखने जा रहे होंगे, बाबू साबू का रखने जा रहे होंगे, बरकी का रखने जा रहे होंगे, उसके साथ कंप्लीशन के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साथ साथ आपके शाकाम शेरावाला की कंप्लीशन पे आ रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक 3 से 4 महीने के अंदर अगर 10-12 प्रोजेक्ट किसी का इफ्तिताह हो जाए, किसी का संग बुनियाद रखे, तो वज़ीर आला पंजाब को और इनकी काबीना को क्या चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, बार बार लोग ये चीज़ पूछते हैं, ये शाकाम और शेरावाला, अब जिस पर लोगों की नजरें, ये कितने टाइम फ्रेम में मुकम्मल हो जाएगा? कुछ शेरावाला पहले मैं फोर्सी कर रहा हूँ क्योंकि उसका 65% काम मुकम्मल है। अच्छा। उसका पाइलिंग कंप्लीट है, उसके जो ब्रिज के गर्डर्स बनने हैं वो भी कंप्लीट किए जा चुके हैं। जितनी ज़्यादा वो कॉम्पलों की तरह आप देखती है ना, उनके पिलर्स निकल रहे हैं, उसके ऊपर पाइल कैप वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिर्फ उसकी जो क्लोजिंग है ना, वो चीज़ों की जा रही है। मेरा ख्याल है कि फरवरी के एंड तक, उसकी डेट मार्च के एंड है, लेकिन वो फरवरी के एंड तक अगर इसी रफ्तार से रहा तो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह शाकाम जो है उसके अंदर कुछ लैंड एक्विजिशन का इशू आया, नहीं तो वो भी फरवरी के करीब करीब कंप्लीट होता, वो मार्च या मार्च को क्रॉस आ रहा है। चलें जी, लाहौरियों को हमने ये तो खबर सुना दी है कि ये मंसूबे कब तक मुकम्मल हो सकते हैं। हम ये एक टाइम फ्रेम दुरेना आया आपने बताया है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तो अगली खबर की तरफ आएंगे। कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों पर पाबंदी आयद की गई है, क्यों की गई है, इस पर आएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब खबर यह है, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अल्हाक शुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया। दाखिले गैर कानूनी तस्वुर होंगे, क्यों ऐसा है? देखिए, जब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी तादाद में आपके पास है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के रिकग्नाइज भी नहीं होती और वो HSC को बॉदर भी नहीं करती, उनके पास उनकी पूरी जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, जो HSC का क्राइटेरिया है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जब वो रिकग्नाइज़ करते हैं तो उसके लिए पूरा आपका स्टाफ होता है। आपके पास कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास MPhil है, जिनके पास PhD है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, MPhil या PhD कराने के लिए, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद अगर इस चीज़ को बाईपास करके आप किसी यूनिवर्सिटी से सिर्फ इल्हाक हो के एक कॉलेज बनता है, मशरूम ग्रोथ होती है और वो MPhil की डिग्रियाँ जारी करना शुरू कर देता है, तो ये तो बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। एक तरफ पहले आप यूनिवर्सिटी को स्क्रूटनाइज नहीं कर पा रहे, उसके बाद कॉलेजेस की मशरूम ग्रोथ होती जा रही है और फिर एंड ऑफ स्टेज पे बच्चा जो है वो लाखों रुपए खर्च करके डिग्री लेता है तो HSC उसको क्लियर नहीं करती, HSC उसको टेस्ट नहीं करती, HSC उस पर अपनी रिकग्नाइजेशन की जो स्टैंप है वो नहीं देती, तो उस बच्चे की डिग्री की वैल्यू और उसकी अपनी वैल्यू कहाँ खड़ी होती है? उसकी ज़िंदगी के 4 साल 2 साल जो भी डिग्री कर रहा होता है वो भी ज़ाया, उसके माँ बाप का सरमाया जो उस पर लाखों रुपए लगा होता है वो भी ज़ाया हो जाता है और बाद में इसमें जो कॉलेज मैनेजमेंट होती है जिनको मेरा नहीं ख्याल। सवाल ये है कि कॉलेजेस में स्टूडेंट्स क्यों दाखिला लेते थे कि आपके पास या तो नंबर उतने ही होते थे या तो टाइम वगैरह गुजर चुका था, अब वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? देखिए, आसानी होती थी ना आपके पास, आप यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है तो आपको यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट क्लासें भी लेनी है, आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रेजेंटेशन, आपके जितने पेपर्स, आपकी जितनी चीज़ें हैं, फिर ऑनलाइन भी वो जो काम करवाते हैं वो भी करना पड़ना है, फिर प्लेजरिज्म का बहुत ख्याल रखा जाता है। जितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्लेजरिज्म पे बहुत बेहतर काम कर रही हैं। वो एक ये नहीं होता कि कॉपी कट पेस्ट किया या किसी से थीसिस खरीदा आपने और चले गए, तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी मियार ख़राब होता है, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी जो इन कॉलेजेस की वजह से जो है इस्तेहकाक मजरू होता है। तो और मैं चले उसको भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि ठीक है कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने आपस में जो कमाया जो खाया वो अलहदा रखते, लेकिन जो बच्चे के साथ होता है, जो उसका तालीमी वक्त और पैसा ज़ाया होता है, उसका निमूल बदल नहीं है। ऐसे ही है। तो इस पर स्ट्रिक्ट चेकनेस होनी चाहिए। सिर्फ ये एक पॉलिसी अनाउंस करके HSC को नहीं बैठना चाहिए, HSC को छापे मारने चाहिए, HSC को टीमें मुतहर्रिक करनी चाहिए, HSC को जाके तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहिए जो ये सब कर रहा है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। देखें, प्रेशर्स हैं, हमें तो बहुत सारी इतला ऐसे भी होते हैं कि बाज़ औक़ात मिनिस्ट्री से प्रेशर्स आ जाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोकल आपके जो है हर्डल्स वो आ जाती हैं और फिर HSC खामोश हो जाता है, कुछ को काम करने दिया जाता है, कुछ को ओवरलुक कर लिया जाता है, किसी पे नज़रें फेर ली जाती हैं, किसी पे आंखें मूंद ली जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तभी तो ये मशरूम ग्रोथ गैर कानूनी तालीमी इदारों की जो है परवान चढ़ती है, वरना ये कैसे हो सकता है? एक डिग्री कराने के लिए कॉलेज जितना ज़्यादा इश्तिहार देता है, आपका शहर भरा पड़ा होता है, स्टीमर्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, पंफलेट लोग दे रहे होते हैं, तो कोई चीज़ कैसे छुप सकती है HSC की निगाहों से या किसी की भी निगाहों से कि ये
रातों रात एक कॉलेज खड़ा हो गया है, तो कॉलेजेस को पीएचडी और एमफिल की तो कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही बिल्कुल जी, आपने सही ये कहा। तो बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है। आप मुझे बताएं कि अगर आप पीएचडी करें और आप एमफिल करें तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ाएं? बिल्कुल नहीं। और किसी कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाएं जो पहले ही किसी मेरिट पे यूनिवर्सिटियों में नहीं आ रहे। इससे एक नुकसान ये भी मैं समझता हूँ कि आपके किट में बच्चों की जो डिग्री होल्डर है वो जॉबलेस होने की वजह। बिल्कुल, ये आपने सही बताया। ये सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि है। उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि पहले ही वो एक सिस्टम से गुजर के सरकारी और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियों के उस पे एनरोल्ड नहीं हो सकते। उसके बाद उनको ऐसे कॉलेजेस में एनरोल्ड किया जाता है धोखा दे के। उनको बताया नहीं जाता कि आप कल को नोवेयर खड़े होंगे, तो उनको वहाँ पे एनरोल्ड कर लिया जाता है। एनरोल्ड करने के बाद उनका सारा तालीमी साल जब ज़ाया हो जाते हैं तो फिर वो एचएससी के खिलाफ, यानी ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया दुर्ने आप आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और हेडलाइंस के बाद डॉक्टर जावेद अकरम हमें ज्वाइन करेंगे और बात होगी कि ओमिक्रॉन जो है वो कितना खतरनाक है, 5वीं लहर कितनी खतरनाक है, इसके लिए एहतियात पहले से ज्यादा करने की जरूरत है या नहीं, बूस्टर लगवाना कितना जरूरी है, कौन कौन लोग जो है वो बूस्टर लाजमी लगवाएं, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, हेडलाइंस के बाद फिर ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। रहिए। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि केसेस कोरोना के एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं। 5वीं लहर खतरनाक है, हो सकती है, इसके लिए आपको पहले से ज़्यादा एहतियात बरतनी है या नहीं। अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो एहतियात तो कोई भी नहीं कर रहा। हम बहुत सारे लोगों की आपके सामने मिसालें भी पेश कर रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं कि अब खतरा है ही नहीं, हम तो आदी हो चुके हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। वो लोग जो कि वैक्सीनेशन करा चुके हैं, दोनों डोज लगवा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें तो कोविड होगा ही नहीं, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। बहुत सारे सवालात हैं। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या कोरोना खत्म हो चुका है, खत्म हो भी जाएगा या नहीं होगा, ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। इन सारे सवालात पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको अब एहतियात करनी है, किस कदर करनी है, ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, किस एज ग्रुप के लिए कितना खतरा हो सकता है। आज के शो में ये हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। VCUHS डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चले आप? अल्लाह का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बार फिर से खतरा है, एक बार फिर से परेशानी है, अवाम परेशान बिल्कुल नहीं है। बाहर जो हालात है, हम बाज़ारों में देख लें, मार्केटों में देख लें, अभी हमने नाश्ता पॉइंट पे दिखाया, लोग आराम से बाहर नाश्ते करने निकले हैं, कोई भी एहतियात नहीं कर रहा। वो जो मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी फासले की बातें थी, वो लोग मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस प्रैक्टिस को? देखें, अवाम बहुत सारे परेशान भी हैं, जिनकी बीवी, बच्चा, माँ इस वक्त हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से मौत की ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वो तो बहुत परेशान हैं। कुछ ज़्यादातर अवामुन्नास परेशान नहीं है, क्योंकि वो सेलिब्रेशन के मूड में हैं और वो मेरा ख्याल है ये सेलिब्रेट शायद कर रहे हैं कि हम कोरोना से बच चुके हैं। 2 साल में बहुत सारी तकरीबन 60 लाख ज़िंदगियाँ दुनिया से चली गई दुनिया में, तो वो ये समझ रहे हैं कि वो बड़े लकी रहे हैं कि वो इससे बच के निकल गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अहमकाना रवैया होगा और इट इज़ टू सून टू कंक्लूड कि कोरोना ख़त्म हो गया है। अभी हम कोरोना की जंग में ना जीते हैं और अभी ये जंग जारी है और बुरे तरीके से जारी है। नया वेरिएंट सामने आ गया, ओमिक्रॉन जिसको कहा जाए। देखें, असल में चीज़ ये है कि इस वायरस को 11 दिसंबर 2019 को मंजर आम पे आई थी, जब एक चमगादड़ के अंदर 2 वायरसेस मिलके वुहान में एक वायरस बनी थी, और इसलिए ये बहुत बड़े साइज़ की वायरस है, डबल है आम वायरस साइज़ से, और वहाँ से ये ह्यूमन स्विच हुई थी, इंसान को लगी थी और फिर इंसानों से इंसानों लगती गई। इसलिए इसकी बड़े साइज़ की वजह से इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, 39,000 हैं। अच्छा। और इसमें एक्सपेक्टेड था, और ये बड़ी तेज़ी से क्योंकि डिवाइड करती है, ये और भी ज़्यादा डेंजरस है। बॉडी में जाके ये तकरीबन 1 अरब वायरल पार्टिकल्स में मल्टीप्लाई हो जाती है। इतनी तेज़ी से जब ये मल्टीप्लाई करती है तो ज़ाहिर है म्यूटेशंस का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, और है और था। अब म्यूटेशंस आई, और मेरे ख़्याल में कि उतनी नहीं आई जितनी हम साइंटिफिक तौर पे समझ रहे थे कि आएंगी। अल्फ़ा, लैम्डा, गैमा, फिर डेल्टा अभी भी प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है जो ज़्यादा जाने ले रहा है।
लेकिन अब जो ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका से पहला केस रिपोर्ट हुआ 24 नवंबर 2021 को, चंद माह पहले, उसमें 50 इकट्ठी म्यूटेशंस आ गई इसमें, 50 पहले ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 13 तक आई, इसमें इकट्ठी 50 किसी में नहीं आई। और उनमें से जो 30 म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन जो आपकी स्क्रीनों पे दिखाया जा रही है, वायरस का पार्टिकल, उसमें जो कांटे हैं उनमें आई हैं। उन कांटों की अहमियत बहुत ज़्यादा है एक इंसान से दूसरे को लगने की, क्योंकि ये कांट जब सांस के ज़रिए इसने अंदर जाना है तो कांटों ने, वो स्पाइक्स ने लगना है हमारे ACE2 रिसेप्टर्स को जो फेफड़ों में है। तो उसकी अफिनिटी इन म्यूटेशन से जो 50 आई हैं इनकी वजह से उसकी कई गुना बढ़ गई। अब रवैया ये होना चाहिए था हमारा कि हमारी एहतियाती तदाबीर भी कई गुना बढ़ जाती, 5 गुना 6 गुना बढ़ जाती, वो उतनी कम हो गई। क्योंकि हम ख़ासकर लाहौर में, लाहौरिये बड़े बहादुर हैं, लेकिन बहादुर मेरा ख्याल है कम कहना चाहिए, बेवकूफ़ ज़्यादा कहना चाहिए, जज्बाती हैं ये कह सकते हैं आप, कि वो हर चीज़ को बड़ी नॉन सीरियसली लेते हैं अनलेस के बिल्कुल ही ऊपर पे ना आ जाए। ठीक है, वो गाड़ी भी बहुत तेज़ चलाते हैं जब तक कि खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, वो मोटरसाइकिल भी बीच में से। तो ये रवैया बहुत ही मेरा ख्याल है जहालत की निशानी है, और यहाँ पे इंसानी ज़िंदगियों का सवाल है, और एक ज़िंदगी का चले जाना ऐसा ही है जैसे पूरी इंसानियत चली गई। हमारे तो दीन का हिस्सा है। अब देखें, एक हलवा पूड़ी ख़रीदनी है या कुछ ख़रीदना है, वहाँ पे पूरे 4-10 बंदे जा रहे हैं, एक बंदा मंगवा ले घर पे, वहाँ पे खा ले, उनके इस सवाल से उनकी अपनी भी ज़िंदगी महफूज रहेगी और लोगों की। और कोई मास्क नामी चीज़ तो मेरा ख्याल है अब तारीख का हिस्सा फ़िलहाल बनी हुई है। जितना हम खतरनाक ओमिक्रॉन को कह रहे हैं, इसके लिए एहतियात वही है, तरीका इलाज खुदा न खास्ता कोविड से जो मुतासर हुए हैं या इस वेरिएंट से, उनका भी तरीका इलाज क्या वही है? देखें, इसकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं लाहौर में इस वक्त, मेरा ख्याल है जो आम जो अपर सोशल क्लास सो कॉल्ड हम कहते हैं, वो 500 से कम तो कोई गैदरिंग नहीं है। और उन हॉल्स की कैपेसिटी जहां वो हो रहे हैं वो 300 के करीब है। तो हम उनको ठोस ठोस के भर देते हैं। हम समहाउ ठीक है, अच्छी चीज़ है कि इन्होंने खुशी मनानी है, लेकिन हमारे दीन में तो ये शादी एक बहुत ही सादा अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि चंद लोगों को लेके मस्जिद में शादी की और ख़त्म हो गया। वलीमे पे भी 8-10 बंदे आए, लेकिन यहाँ पे हम शायद अपने लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। फिर हमारी खवातीन, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के बगैर वो कंसेप्ट ही नहीं है कहीं जाएं, तो वो वहाँ पे जो पैसे दिए होते हैं वो ज़ाहिर मास्क की नज़र तो नहीं वो करती। और अब मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह कोरोना ने हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा रहना है, तो ब्यूटी मेकअप की जो कंपनी है वो भी सोच रही हैं कि आपने कहा ज़िंदगी का हिस्सा रहना है, यानी अब ये ख़त्म होने वाला नहीं है? देखें, अभी कई साल नहीं ख़त्म होने वाला। तो ये तो आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था कि ये एंडिंग द पेंडेमिक्स ऐसे नहीं होना। जो आप सबसे पहले तो देखें, हमें ये बड़े हजूम अवॉइड करने चाहिए कि शादी पे आपको कोई बुलाता भी है तो आप एनवलप दे के आ जाएं, सलामी दे के अपनी शक्ल दिखा के आ जाएं, या किसी के हाथ भेज दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि, और शादियों को गवर्नमेंट को फौरी तौर पे पाबंदी लगानी चाहिए कि 100 बंदों से ज़्यादा नहीं होगी, और प्रेफर करें कि आउटडोर हो। अब आउटडोर बारिशें हो रही हैं, ये मसला है, तो फिर बड़े हॉलों में चंद लोग हों विद फिज़िकल डिस्टेंसिंग, ये सबसे अहमियत का हामिल है। हम कहते हैं जी, बाहर छोटा सा लिख देते हैं शादी के बाद, ओनली वैक्सीनेटेड पीपल। कौन चेक करता है? अच्छा, कोई कभी एक आधे ने चेक किया भी तो उसने दूर से किसी ने दिखा दिया कोई कार्ड, तो उसने कहा जी किसी का भी हो सकता है, मैं आपका दिखा दूं, और उसकी कॉपी करा के। डॉक्टर साहब, ये मॉल्स के बाहर मैंने लोगों को करते जी, वो किसी ने देखे, उनमें अहलियत भी नहीं है। जो उनके चौकीदार खड़े होते हैं वो देखें कि वैक्सीनेट हुए हैं और कब हुए हैं और कौन सी वैक्सीन हुई है। इसलिए ये मॉल्स पे भी देखें, होना ये चाहिए कि जो शादी पे आप बुला रहे हैं उनका पहले लिस्ट अथॉरिटीज़ को, हेल्थ अथॉरिटीज़ को दी हों कि सिर्फ वो जाएंगे, उन्होंने वेरीफाई किया हो ये 100 बंदा। तो ये अगर आप वैसे ही वॉक इन करेंगे तो वो तो नहीं मुमकिन होगा। दूसरा जो आपका सवाल बड़ा अहम है कि ये कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारी ज़िंदगियों से चली जाए, और जो ज़िंदगी है हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारें, बजाय ये एक अननोन अनसीन वायरस हमें डिटरमिन कर रही है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इस वक्त तो यही है ना कि हमें अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ रही है, बजाय इसके कि हम अपनी जानों की या औरों की जानों की दें।
देखें, एंडिंग दी पेंडेमिक्स एक पूरी साइंस है और हमारी यूनिवर्सिटी ये पढ़ाती भी है। इसका जो जाने का मामला है दुनिया से रुखसत होने का, ताकि 2019 और उससे पहले की ज़िंदगी लौट आए, वो तब होगा जब हम पूरी दुनिया के तमाम मुल्क, तमाम खिते और तमाम जो हमारी हैं वो लगा लें, हम तमाम दुनिया 80% लोग अपने अपने मुल्क में वैक्सीनेट करा लें। अच्छा, अब इस वक्त क्योंकि ये अफ्रीका से आई है और हम मेरी अपनी आपके एक प्रोग्राम में प्रेडिक्शन भी थी कि ये अफ्रीका से ही आएंगी। उसकी वजह यह है कि अफ्रीका में इस वक्त वैक्सीनेशन की जो शरह है वो सिर्फ 6% से भी कम है। अच्छा। तो जाहिर है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 7.5 करोड़ को दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा थोड़ी सी आबादी को एक डोज लग चुकी है। अभी हम भी काफ़ी आगे हमें जाना पड़ेगा 80% पे। और इस दुनिया को वैक्सीन में हम हमेशा कहते हैं कि नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तो हमें तमाम दुनिया के लोगों को, मुल्कों को महफूज बनाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा जो वैक्सीन की एक्यूटी में फ़र्क है। तमाम मुल्कों को मिलके उन मुल्कों में एक्सेलरेट करना पड़ेगा। इज़राइल छोटा सा मुल्क है या यूके है, उन्होंने बेशक मेजॉरिटी को लगा चुके हैं बहुत लाज, लेकिन वो कभी भी सेफ़ नहीं रहेंगे जब तक किसी और दुनिया के मुल्क को भी सेफ़ नहीं करते, बिकॉज ग्लोबल ट्रैवल इतना है कि वी आर ए ग्लोबल विलेज। तो वो हॉटस्पॉट आते रहेंगे और ये वायरस को हम चांस देते रहेंगे कि अपनी साख्त बदले। अभी तो देखें इसने जो साख्त बदली है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहूँगा कि इसमें तेज़ी ज़रूर आई है लगाव में, लेकिन इसमें विरुलेंस या शरह अमवात नहीं इसकी ज़्यादा हुई, वो बल्कि डेल्टा ही ज़्यादा अभी मोहलक है। तो इसलिए ये, लेकिन अगली जो म्यूटेशंस आएंगी, जो कि आएंगी, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं रोक सकते आप, अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता, कोई साइंस नहीं रोक सकती। वो शायद ये मोहलक भी ज़्यादा हो जाए, इसलिए इसको हमें ख़त्म करना है हर लिहाज से। और हमें ढूंढना है कि हमारे ड्राइवर्स जो आपके चैनल के बाहर खड़े हैं उनको लगा है कि नहीं। ये चैनल के हेड का फ़र्ज़ है कि वो देखे 100% अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है। हर रोज़ ऑलमोस्ट 2 दिन बाद यहाँ पे कैंप लगाया जाता है पूरा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी फैमिली को भी लगना चाहिए, वरना घर से लेके फैमिली से ही आ जाएंगे चैम्बर। ये आपने अच्छी सजेशन दी है। हम यही ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है, वो लोग जो कि कह रहे हैं कि जी उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली है, अब उन्हें एहतियात की ज़रूरत नहीं, बूस्टर शॉट किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सभी को वो लगवानी है, और फिर इसके साथ साथ वो लोग जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं वो कितना हाई रिस्क पे हैं, और इलाज अगर कोई करा रहा है, हर कोई कहता है कि जी इसका इलाज क्या है, अगर कोविड का दोबारा से वो शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों में लोग जाने से घबरा रहे हैं, आइसोलेशन ही क्या इसका वाहिद हल है। इसकी तरफ हम आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, तो अपडेट आप तक पहुंचाई डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एहतियात क्या वैक्सीनेशन ही है, चाहे जो भी वेरिएंट हो, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है क्या वो सेफ है? देखें, जिन्होंने करा ली है बहुत अच्छा किया है। सेफ बीमारी से अगर आप ये समझते हैं कि वो सेफ हैं तो ऐसा चांस 50-50 है, क्योंकि जो हमने वैक्सीन लगवाई थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 50 में से 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स पे हैं और वैक्सीन्स भी स्पाइक प्रोटीन्स पे ही इफ़ेक्ट करती हैं, उन्हीं को डैमेज करती हैं। तो इसलिए जो सेफ्टी है फ्रॉम एनी डिज़ीज़ कि आपको ये बीमारी हो ना, वो तकरीबन 55% के करीब औसतन आ चुकी है, नीचे आ गई है। जहाँ तक कि सेफ्टी इस चीज़ की कदरें उन लोगों में है 90% तक जिन्होंने वैक्सीन मुकम्मल करा ली हुई है और ख़ासकर बूस्टर भी लगवा लिया हुआ है, कि उनको बीमारी ज़रूर हो सकती है लेकिन सीरियस बीमारी के चांसेस कम हो जाएंगे, उनकी जानलेवा नहीं होगी, या वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा, या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए होगी। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि हमारे पास सीरियस डिज़ीज़ से बचने का जो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास पैरामीटर है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, और अगर ज़्यादा उम्र है तो आपको मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, बहुत छोटे बच्चों को भी ज़्यादा होगी। और दूसरा, आपको और क्या बीमारियां हैं। लाहौर में हर दूसरे 40 साल से ऊपर की उम्र के बंदे को ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से शायद डायबिटीज़ 25% लोगों को है, चाहे उनको पता है या नहीं है। फिर उनको
सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं और फिर खांसी, बलगम, अस्थमा, दमा, ये चीज़ें, पोल्यूशन, ये सब मिला के हमारी मोर्टेलिटी डिटर्मिन करती हैं। और इसका शायद शुगर का ख़ात्मा तो मुमकिन ना हो, लेकिन उसका कंट्रोल ज़रूर मुमकिन है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। सिगरेट ऐसी चीज़ है कि आज आप आखिरी कश लेके छोड़ना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है। सिर्फ विल पावर चाहिए, क़ुव्वत इरादी चाहिए और कमिटमेंट चाहिए अपनी अल्लाह की जो नेमत है, ज़िंदगी को नेमत रखने की बजाय उसको जहमत बनाने की। तो ये जो कोमोबिडिटीज़ हैं ये बहुत डिटरमिन करी हैं। दूसरी, अभी एक हमारी स्टडी रिसेंटली पब्लिश हुई है, उसका नाम है विक्ट्री स्टडी, अवेलेबल है नेट पे भी मेरे नाम से। वो उसमें हमने देखा है कि जो लोगों का विटामिन डी कम है, और जो कि पाकिस्तान और लाहौर बशमूल हमारी स्टडी के मुताबिक 80% से ज़्यादा लोगों का कम है, सब ऑप्टिमल है या सीवियरली डेफिशिएंट है, वो अगर विटामिन डी किसी तरह अपना रिप्लेनिश कर लेते हैं, कोई भी विटामिन डी की प्रिपरेशन ले लें, ख़ासकर D3 की जो एक्टिव उसकी फॉर्म है 10,000 यूनिट पर डे, जो बहुत सस्ती भी है, तो उनका इससे बचाव का भी चांस कम हो जाता है और सीरियस बीमारी का चांस तो बहुत हद तक कम हो जाता है। ये चीज़ रिपीट कर दीजिएगा, विटामिन डी अगर वो प्रॉपर ले लें तो फिर सिवियरिटी का चांस जो है वो कम हो जाएगा। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप ये स्क्रीन पर चला भी दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। देखिए, विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी बनाती है सनलाइट से। ठीक है, अल्लाह ने हमें बहुत ब्लेस किया सनलाइट से लाहौर में, लेकिन फिर वही है कि हम शायद अपना गोरापन पे नहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ते। हमारी ख़वातीन ख़ासकर वो सन ब्लॉक्स लगा लेती हैं, तो इसलिए या वो अपने आप को इतना कवर कर लेती हैं, चाहे वो घास चुनने वाली भी औरतें हैं, उनमें भी विटामिन डी कमी है, हालांकि वो फील्ड में काम करती हैं लेकिन बहुत, तो इसलिए हमारा सन एक्सपोजर एज सच कम है। हालांकि सन बहुत है, कोई सन बेदिंग का यहाँ नहीं रिवाज, कोई टैनिंग का नहीं रिवाज, तो इसलिए हमारा वैसे जेनेटिकली भी विटामिन डी कम है। तो विटामिन डी की जो कमी है वो आपको सीरियस डिजीज़ की तरफ ले जाती है। विक्ट्री स्टडी ने यहाँ लाहौर में हुई है, उसने दिखाया है। अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आप लेते हैं तो उसमें बाकी भी बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं, आम नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बलगम से भी, और ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन से बच्चे बच जाते हैं। लेकिन उसका जो कोरोना में देखा गया है कि उसका कोरोना का लगाव की भी चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर कोरोना आपको लगता है तो आपको सीरियस बीमारी साइटोकाइन स्टॉर्म के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए 10,000 यूनिट जो है उसके लिए आपको टेस्ट नहीं कराना पड़ता। अदरवाइज़ अगर बहुत हाई डोज आप अफोर्ड कर सकते हैं कि 2 लाख यूनिट हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा, फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए जिसका 5-6 हज़ार रुपया ख़र्चा है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप टेस्ट कराएं, मैं उसकी उतने पैसों की आप खुद ही वैसे विटामिन डी का खा लें। बिल्कुल। बूस्टर शॉट का रोल क्या है डॉक्टर साहब? बूस्टर डोज देखें, ओवर द टाइम हमने देखा है कि इम्यूनिटी फॉल होती है, जो आपकी वैक्सीनेशन के बाद आपको इम्यूनिटी मिलती है वो फॉल होती है, स्पेशली जब म्यूटेशंस आती हैं, तो वो आती रही भी हैं और आती आगे भी। तो इसलिए हर म्यूटेशन आपकी वैक्सीन्स को गैर फाल करेगा। अभी इतनी गैर फाल नहीं हुई कि हम कहें कि जीरो हो गई है। डॉक्टर साहब, मैं आप सुन रही थी एक जगह पे गैदरिंग में लोग बैठे हुए कह रहे थे ये तो अब हमें वैक्सीनेशन पे लगा देंगे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, या बूस्टर लगवा लें, अब ये शॉट लगवा लें। क्या वाकई लोग ये ठीक बातें कर रहे हैं कि अब हम वैक्सीनेशन पे ही रहेंगे? देखें, हम लगा नहीं रहे, ये तो साइंटिफिक बेस पे जो डेटा ड्रिवन चीज़ है, वो तो अभी तक लोग ये कहते हैं कि ये चाइना ने खुद वायरस बनाई थी और ये की थी। आपको पता है ये स्टोरीज़ हैं, मिथ्स हैं और परसेप्शंस बिल्ड होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। बिल्कुल। तो हकीकत ये है कि यस, वो सही कह रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करते रहना पड़ेगा जब तक ये वायरस का ख़ात्मा नहीं करते हम। वायरस का ख़ात्मा मैंने बता दिया, एंडिंग दी पेंडेमिक कैसे होगा। तो इसलिए मैं अपनी ज़ाती तौर पे या अपनी बहन भाई, बीवी, बच्चों को ज़रूर लगाऊंगा बूस्टर शॉट्स, क्योंकि बूस्टर शॉट अगर आपको आखिरी वैक्सीन्स को 6 माह हो गए हैं 2 डोजेज़ का, और स्पेशली चाइनीज़ वैक्सीन का, उसकी इम्यूनिटी हमने देखा फॉल हो रही है, तो आप मैसेंजर RNA का बूस्टर डोज ज़रूर लगाएं। एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि अगर मैंने फाइजर लगवाई है तो मुझे बूस्टर भी फाइजर की ही लगेगी? लगवाना वही चाहिए आपको। बूस्टर में आइडियली 4 से 8 हफ्ते के दरमियान सेकंड डोज भी लगवानी चाहिए, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ कराएं या चेक करें, वो भी बहुत महंगा अमल है, उसकी बिल्कुल अननेसेसरी है मैं समझता हूँ। लेकिन
कोई गारंटी नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन फुल बूस्टर के बाद ये बीमारी नहीं होगी। देखें 80-85% चांस है, लेकिन आप उन 15% में हो सकते हैं कि जिनको हो जाए। इसलिए देखें वैक्सीन एक एडिशनल एक है, इट्स नॉट द एब्सोल्यूट, तो आपको एहतियात करनी चाहिए जी, आपको सीरियस डिजीज से डॉक्टर साहब एक और बहुत अहम चीज़ है, बार बार लोग जो वैक्सीनेशन बड़े मुश्किल से उनको राजी करके वैक्सीनेशन के लिए लेके जाया जा रहा है। अब जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेट्स सपोज मैंने वैक्सीनेशन करानी थी, उन्होंने मुझे कहा ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, आप जो लगवाना चाहते हैं। अब कौन सी बेस्ट है, इस चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस पूछने लग जाते हैं। जो डाटा बता रहा है हमें कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स जो हैं, जो कि एक सेफ टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन्स में ये टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा यूज़ हुई है, लेकिन बाकी दवाइयात में हम साल से यूज़ कर रहे हैं। इसकी कोई आपका DNA नहीं बदला जाता, कोई आपके कोडिंग नहीं हो जाती, कोई आपको सैटेलाइट से ट्रेस नहीं कर देता, वो बेहतर हैं। और वो फाइज़र भी अवेलेबल है और मॉडर्ना थी और मेरा ख्याल है फिर आ जाएगी। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं। इजराइल में थोड़ी सी मॉडर्ना बेहतर थी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी डिजीज़, लेकिन सीरियस डिजीज़ से दोनों बहुत अच्छी एफिकेसी से अराउंड अबव 90% प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए वैक्सीन जो है ये एक, अगर आपको चॉइस दी जाए, अब या मुझे चॉइस दी जाए, तो मैं वायरल वेक्टर या सब यूनिट या कोई एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है साइनोफार्म, साइनोवैक, उसकी बजाय मैं प्रेफर करूँगा बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जो हामला ख़वातीन हैं, उनको तो लगानी ही मैसेंजर आरएनए चाहिए। बच्चों को इस वक्त स्टडी शुरू हुई है 5 साल के कम भी, 8 साल में आप इस वक्त डाटा मौजूद है कि बच्चों में इफेक्टिव है, और ख़ासकर बच्चों का एक्सपोजर क्लासेस में काफ़ी है उनका, और बच्चे हमारा असासा हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ख़ासकर उन बच्चों को जो दमे में शिकरी है, जिनको बाकी और मसाइल काफ़ी हैं, इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोटेक्टेड रखें, विटामिन डी और ये दोनों चीज़ें। बिल्कुल, और इसके लिए जी वैक्सीनेशन ही आपके पास एक हल है और वो आपने लाजमी करानी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम जिप्सी की बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो कि इस टाइम मेरे सामने भी पड़ी हैं, उनके बारे में बात करने वाले। एक वाइड रेंज मौजूद है, मौसम के लिहाज से भी, स्किन केयर के लिहाज से भी, वेट लॉस करने के लिहाज से भी, बहुत सारी इसमें चीज़ें शामिल हैं। इसकी डिटेल्स ज़रूर हम शेयर करेंगे और ये कितनी इफेक्टिव है, मार्केट में जो दूसरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है, रिजल्ट और फीडबैक इसका कैसा है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर अफीफ़ा वहीद साहिबा ने ज्वाइन किया है, एसोसिएट प्रोफेसर गायनी है और आजकल ये जिप्सी की कंपनी जो है इसके साथ जो है मुंसलिक है, काम कर रही है। तो इनसे इन प्रोडक्ट्स की अफादियत क्या है उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में एक वाइड रेंज मौजूद होती है डिफरेंट चीज़ों की। मेरे सामने अब ये जो जिप्सी की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें शामिल हैं। तो इस वाइड रेंज में क्या क्या चीज़ें आप कैटर करें, पहले ये बता दीजिएगा। पहले तो सबसे ये कि जिप्सी एक प्रीवियसली वेल नोन ब्रांड था ऑफ आवर चाइल्डहुड, तो अभी मार्केट से ऑलमोस्ट ये वैनिश हो चुका था। अभी हमने लासानी के रूफ के अंडर जो है ना इसके सारे मार्केटिंग और प्रोडक्शन सारे राइट्स परचेज़ किए हैं, और सभी प्रोडक्ट्स को हमने दोबारा से अंडर द प्रोसेस ऑफ रिसर्च गुजार के और फिर उसको पाकिस्तान स्टैंडर्ड से अप्रूव करवा के तो मार्केट में रीलॉन्च किए, जिसमें हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। मगर हम सिर्फ अभी पाइपलाइन में बहुत सी चीज़ें हैं, मगर सिर्फ मार्केट में वही चीज़ें लॉन्च की गई हैं जिनको पाकिस्तान स्टैंडर्ड ने अप्रूव किया है। उनमें हमारी जिप्सी अमेजिंग क्रीम है अलॉन्ग विद सोप, हमारा बाथ सोप है, हमारा बेबी लोशन है, हेयर रिमूविंग क्रीम्स हैं, हैंड वॉशेस हैं, कोल्ड क्रीम है, और फॉर द समर्स स्नो क्रीम है, स्नो प्लस। और जो आप बात करी थी कि मार्केट में जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे ये किस तरह से मुनफरिद है, उसमें यह है कि हमने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में जो मार्केट में देयर आर डजन्स ऑफ प्रोडक्ट कंपनीज जो कि आप इवन कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अलॉन्ग विद जो प्रोडक्ट्स के ऊपर वो मेंशन करते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसके अलावा कुछ हिडन कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज जब हम ये चाहते हैं ना कि ऑल इन अ सडन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें रिजल्ट्स मिले, तो देयर आर सम कंपोनेंट्स विच गिव यू रिजल्ट्स विद इन डेज,
मगर वो आपकी स्किन के लिए जो है ना वो सेफ़ नहीं है। जैसे मर्करी हो गया, स्टीरॉइड्स हो गए, मार्केट में जितनी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे जो क्लेम करते हैं जी, उसके अगर आप लैब टेस्ट करवाते हैं, वो करते हैं, तो उसमें आप उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर, हमारी कंपनी का जो एक एज है ओवर द अदर कंपनीज़, वो ये है कि हमने कोई हिडन कंपोनेंट नहीं रखा। सही। पाकिस्तान स्टैंडर्ड से क्वालिटी अप्रूवल के बाद इनको लॉन्च किया गया है, और हमारी कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान उठा के कोई भी बंदा किसी भी लैब से उसको टेस्ट करवाए, नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी। सही। इसका सारा बर्डन, इसका सारा वो हम बेयर करेंगे अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं जी इसमें कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट है जो आपकी स्किन के लिए सेफ़ नहीं है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ होती है ना वो सेफ्टी होती है, बिकॉज अभी आपको पता है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि आप सोचते हैं कि मैं ये यूज़ करूँ, कि मैं ये यूज़ करूँ, कि ये अच्छी है कि वो अच्छी है। तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ का, बीइंग अ डॉक्टर, मैं इफ़ेक्ट्स के साथ ना साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत कंसिडर करती हूँ। तो गायनोकोलॉजिस्ट के आपको पता है कि पास जब पेशेंट आती है तो वो कहती है जी कि मुझे फ्रैक्टल्स हो गए हैं, मिलाजमास हो गए हैं, और प्रेगनेंसी में आपको पता है हार्मोन रिलेटेड इतने इश्यूज होते हैं जिसमें आपकी स्किन इफेक्ट होती है। तो फिर फीमेल पेशेंट्स मुझसे पूछती थी कि जी अभी हम अब ये हो गया, अब ये क्या करें, ये क्या करें। तो फिर उस सारी चीज़ को देखते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म मिला ये, तो हमने कहा कि ठीक है, सेफ्टी को कंसिडर करते हुए ठीक है हम इस चीज़ में जो है ना वो अपनी इसको रीलॉन्च करते हैं, और अब ताकि अपने कंज्यूमर्स को एक सेफ प्रोडक्ट, किसी का ख्वाब होता है इसमें जिप्सी अमेजिंग रंग गोरा करना ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम सबको चेंज करना है कि रंग गोरा इज़ नॉट ब्यूटीफुल। ब्यूटी इज़ योर इनर ब्यूटी, जो अल्लाह ताला ने आपको दी है वही खूबसूरती है। वो कम्प्लेक्शन जो भी है, मगर अब एक हमारा एक वो बन गया हुआ है ना, एक स्टैंडर्ड बना लिया, जो गोरा है वही खूबसूरत है। गोरा इज़ नॉट खूबसूरत, ग्लो इज़ ब्यूटीफुल। बिल्कुल ठीक है ना। तो जो आपकी इनर ब्यूटी है वो आपके फेस पे ग्लो करे। आपके हम जैसे अभी मौसम है, हमारे पास सर्द मौसम है, हम लोग मॉइस्चराइजेशन को बिल्कुल अवॉइड कर, मतलब पानी नहीं पीना क्योंकि ठंडा है, पानी नहीं पीना क्योंकि प्यास ही नहीं लग रही है, तो मॉइस्चर लॉस हो जाते हैं। तो एक चीज़ होती है मॉइस्चर इनटेक, एक चीज़ होता है मॉइस्चर लॉक। तो हमारा बेबी लोशन है फॉर द बेबीज़ एंड फॉर द होल फैमिली एज वेल, और कोल्ड क्रीम है जो आपका मॉइस्चर लॉक करती है, और हमारा बाथ सोप है, इट्स वेरी गुड इन द सेंस कि जितने हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के बाथ सोप्स हैं ये उनको कम्पीट करेगा इन इकोनॉमिकल रेंज में है। फार्मा प्रोडक्ट्स आपकी कौन कौन सी हैं? फार्मा प्रोडक्ट्स तो हमारी लासानी की मोर देन 200, बल्कि इवन मोर देन दैट हैं। मगर अर्केमेजल है हमारा फॉर द वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन आपको पता है कि आजकल एवरीबडी इज़ कॉन्शियस अबाउट द वेट। कितना इफेक्टिव है ये? ये काफ़ी इफेक्टिव है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। क्योंकि अगर मैं 2-4 पराठे खा के 2-4 बर्गर लूँ पूरे दिन में, और फिर मैं कहूँ कि मैं अर्केमेजल के 2 कप पी लूँगी तो आई विल लूज़ वेट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू मेक योर डाइट बैलेंस्ड। वो हर बंदे को हेल्दी रहने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेनी ही लेनी है। उसके साथ आप अर्केमेजल को यूज़ कीजिए ट्वाइस अ डे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताती हूँ, देखिए हर बंदा कोशिश करता है कि भी मैं वेट रिड्यूस करूँ, कोई एक्सरसाइज अडॉप्ट करता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो हर बंदे को, टू स्टे हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट। उस हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल्स को इस तरह से कर लिया हुआ है कि एक्सरसाइज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, प्रॉपर मील्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बैलेंस डाइट को हम इग्नोर कर देते हैं। तो साथ में फिर एडेड चीज़ आपको कोई ऐसी लेनी है जो आपको इफ़ेक्ट्स के साथ आपके साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट करे। तो ये बहुत इफेक्टिव है। ये आपके एक्स्ट्रा बॉडी फैट्स जो है ना उनको मेल्ट करती है, और आपके स्टूल में मतलब स्टिटोरिया कॉज करती है। आप देखेंगे जब ये लेते हैं जो लोग, तो वो देखते हैं कि जी थोड़ा सा लूज स्टूल आ रहा है। बेसिकली वो बॉडी का फैट होता है जो कि मेल्ट होके तो आपके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसमें निकलता है। मगर इसके साथ आपको यू हैव टू लुक इनटू योर डाइट एज वेल, कि भी मैं पराठे ज़रा थोड़ी सी अवॉइड करूँ। अच्छा, मुझे इसमें जो शानदा और एक तूतस्या सिरप भी नजर आ रहा है। हाँ, तूतस्या प्लस मलट, तूतस्या नॉट, तूतस्या प्लस मलट्ठी इज़ द ब्रांड ऑफ लसानी। और एक चीज़ अभी जैसे आजकल का हमारा वेदर चल रहा है, एक चीज़ होती है ट्रीटमेंट एंड क्योर, और एक चीज़ होती है प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट तो ये है ही है फॉर द कफ। और आप देखेंगे कि हमारे जब ओल्ड एरा में जब हर्ब्स के साथ, क्योंकि अभी एलोपैथिक तो अभी कुछ डेकेड्स की मतलब कुछ सेंचुरीज से ही आपने इवॉल्व किया है, हम इस पे शिफ्ट हुए। पहले हर्ब्स होती थी, अर्कियात होते थे, उन्हीं से इलाज करते थे ना। और मतलब कि आप बहुत बैक में, इवन इन द एरा ऑफ आवर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब वहाँ पे जाते हैं तो वो भी अब कलाम नबी के अलावा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कलाम के बाद हर्ब्स यूज़ करते थे, अर्कियात होती थी। तो अभी दोबारा से जो एक वर्ल्ड है ना, आप देखिए आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा वो है जी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक वाई, बिकॉज दे आर सेफ फॉर यू। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। हमारी जो फार्मा की प्रोडक्ट्स हैं इनमें किसी किस्म के कोई हैज़ार्डस वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए घर में जब हम कहते हैं ना कि जी दादियाँ अम्मियाँ नानियाँ अर्कियात बना के देती थी, ये दे दीजिए, ये एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन में है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास लासानी की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। स्किन केयर के हवाले से जिप्सी की एक वाइड रेंज
मौजूद है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।